हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा जो कोर्स स्टार्ट हुआ है उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा गोयला क्लासेस की तरफ से एनसीईआरटी का एक फाउंडेशन कोर्स हमने स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम उन स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे या फिर उन टॉपिक्स के साथ पढ़ना शुरू करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक हैं। जैसे कि अगर हम बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में हम जो शुरुआत कर रहे हैं वो 6 क्लास जो है आपकी 6 एनसीईआरटी है, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है वहां से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि आपका है द अर्थ इन अवर सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही आसानी से आपको बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई जाएंगी। तो अगर कभी आपको थोड़ी सी भी, अगर हम मान के चलें कि आपने ये सोशल साइंस नहीं पढ़ी है या फिर आपका ध्यान उसमें नहीं लगता है, जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो यहाँ से जैसे हम पढ़ाना शुरू करेंगे, यहाँ से आपको चीज़ें बहुत ईजिली समझ में आनी शुरू हो जाएगी। देखिए, कुछ टर्म्स हैं, शुरुआत करते हैं। कुछ टर्म्स हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो चैप्टर है, जो हमारा चैप्टर है, उसका नाम क्या है? अर्थ इन दी सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर हो रही है, वो क्या है कि अर्थ है विच इज इन दी सोलर सिस्टम। एक सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ है। अर्थ इन दी सोलर सिस्टम, एक सोलर सिस्टम के अंदर हमारी अर्थ है। अब यहाँ पे दो वर्ड आए हैं, एक अर्थ आया है, दूसरा हमारा सोलर सिस्टम आया है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको चीजें क्लियर होगी कि अर्थ क्या है, सोलर सिस्टम क्या है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना जो दिमाग है उसको ओपन रखना है, ब्रॉड रखना है। इस तरह से उसको बनाना है ताकि आप चीज़ों को, जो चीज़ें आपको अभी अनइमेजिनेबल लगती हैं, वो आपको धीरे धीरे करके इमेजिनेबल लगनी शुरू हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको जस्ट एक एग्जाम्पल देता हूँ। वो एग्जाम्पल ये है कि हमारी पृथ्वी जो है, जो अर्थ है, जहाँ प्लेनेट जो हमारा है, वहाँ पर जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी से सुबह पड़ती है, सनराइज होता है, तो वहां से, सूरज के पास से वो यहाँ तक, जब हमारे यहाँ तक पहुंचती है, तो लगभग उसे 8 मिनट का टाइम लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है उस सूरज की रोशनी को सन से यहाँ तक पहुंचने के लिए। अब ये स्टेटमेंट बड़ी सिंपल सी नजर आती है कि हाँ, हो सकता है सन हमारा दूर हो तो वहां से 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता हो। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम उस चीज को लग रहा है, या फिर उस रोशनी को लग रहा है, या फिर उस लाइट को लग रहा है, जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर जो सबसे फास्टेस्ट चीज है। मतलब यूं समझ लीजिए कि हम जिस चीज को, पूरे विश्व को या फिर पूरे यूनिवर्स को, जितनी चीजों को भी जानते हैं, उनमें से सबसे ज्यादा जो तेज चीज है, जो सबसे ज्यादा फास्ट चलती है, वो है लाइट। और लाइट को पहुंचने में ही लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। अब यहाँ पे एक अगला सवाल जो है वो पैदा हो जाता है कि ये लाइट की स्पीड कितनी होगी? क्या ये तेज हम बात कर रहे हैं कि बहुत तेज है, तो कितनी तेज है कि इसको यहाँ तक पहुंचने में भी 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग रहा है? तो देखिए, लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 लाख किलोमीटर। और ध्यान दीजिए, पर आवर्स नहीं है, ये पर सेकंड है। तो 3 लाख किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो लाइट ट्रेवल कर लेती है कितने टाइम में? 1 सेकंड के अंदर। तो आप इमेजिन करके देखिए कि जो लाइट है, जो कि सबसे फास्टेस्ट है हमारे पूरे यूनिवर्स के अंदर, जिसकी स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब आप एक हाथ के क्लिक के साथ जो डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया लाइट ने, वो कितना हो गया? 3 लाख किलोमीटर। 1 सेकंड जैसे ही पास हुआ, एक 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और जैसे ही अगला सेकंड आया तो वैसे ही 6 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया लाइट ने। इतनी फास्ट लाइट चलती है। अब वो जो फास्टेस्ट चीज है, उसको भी सन से, सूरज से हमारे यहाँ तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। दैट मीन्स कि सन हमारे यहाँ से, आप इमेजिन कर सकते हैं कि सन हमारे यहाँ से कितना दूर होगा। बहुत ज्यादा दूर है कि उसको जो डिस्टेंस है लाइट को यहाँ तक पहुंचने में 8 मिनट का, 8.5 मिनट का, 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो ये बात कर रहे थे हम, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि आपको अपने दिमाग को थोड़ा सा ब्रॉड रखना है, ओपन रखना है, ताकि आप चीजों को समझ पाए। क्योंकि हमारा जो ये चैप्टर है स्टार्टिंग का, सोलर सिस्टम वाला, अर्थ, प्लैनेट्स, ये बहुत ही बड़ी बड़ी कंसेप्ट्स के बारे में बात करता है, जो कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग भी है। अगर आप उसे धीरे धीरे समझेंगे तो आपको लगेगा कि हम तो इस जो पृथ्वी है या फिर अपने बारे में बहुत चीज़ें कम जानते हैं, और बाकी बहुत कुछ है जो हमें नहीं पता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले, द होल स्काई इज फिल्ड विद द टाइनी शाइनी ऑब्जेक्ट। ऐसा होता है कि रात टाइम में, नाइट स्काई में, आप जब रात के समय आसमान को देखेंगे तो आसमान के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स नजर आते हैं, या फिर हम यूं कहिए कुछ ट्विंकलिंग करते हुए स्टार्स नजर आते हैं। ठीक है, तो ये सब जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी हमें नजर आते हैं आसमान के अंदर, कुछ की लाइट तो काफी
ज्यादा है, काफी ज्यादा इन द सेंस कि अगर मान लीजिए एक हम स्टार कह के उन्हें बुलाएंगे अभी, कि एक मान लीजिए एक स्टार है, उसके साथ दूसरा है, तो एक की लाइट आपको थोड़ी ज्यादा नजर आएगी, दूसरे की बिल्कुल थोड़ी थोड़ी नजर आएगी। तो इस तरह के बहुत सारे शाइनी ऑब्जेक्ट आपको आसमान में नजर आते हैं। क्या कभी आपने मतलब इस तरह से सोचने की कोशिश की हो कि ये ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली में है क्या? तो ये जो नजर आ रहे हैं, कई आपको ट्विंकल करते हुए भी नजर आएंगे, जलते बुझते हुए भी नजर आएंगे, कुछ आपको कॉन्टिन्यूसली लगातार नजर भी आएंगे कि वो जल ही रहे हैं, ट्विंकल नहीं कर रहे, मतलब जलना और बुझना उसको ट्विंकलिंग बोलते हैं। तो कुछ आपको ट्विंकलिंग करते हुए नजर आएंगे और कुछ आपको परमानेंट जलते हुए भी नजर आएंगे। अब इनमें क्या डिफरेंस है, किस तरह से क्या होता है? देखिए, अगर मैं बात करूं ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनकी खुद की लाइट है, जैसे कि मैं बात करूं सन की, सन हो गया, और सन के अलावा और भी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, रात में हमें जो चीजें नजर आ रही हैं वो कुछ तो चीजें हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो रात में जितनी भी चीजें नजर आती हैं हम उनको ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं रात को नजर आते हैं, हमें पूरा आसमान भरा हुआ होता है, उसमें जो ऐसे ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट है वो हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। ट्विंकल मतलब जलना और बुझना, लाइट कम ज्यादा होना, वो नजर आते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जिनकी खुद की लाइट है, और उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं स्टार। अभी तक हम ऑब्जेक्ट कह रहे थे सभी चीजों को, अब हम धीरे धीरे करके डिफाइन करना शुरू करेंगे। इन ऑब्जेक्ट्स में जिनकी लाइट खुद जल बुझ रही है, ट्विंकल कर रहे हैं, उनको हम स्टार कहते हैं। और जो कॉन्स्टेंटली जल रही हैं, मतलब जिनकी कॉन्स्टेंटली लाइट नजर आ रही है, वो आपके प्लेनेट हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके ग्रह हो सकते हैं। अब हो सकते हैं शब्द क्यों यूज किया? कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ प्लेनेट ही हैं जिनकी लाइट, जिन पे जो लाइट है वो जलती बुझती नजर नहीं आती, परमानेंट लाइट नजर आती है, तो वो सिर्फ प्लेनेट ही नहीं है, उनके अलावा वो आपके एस्ट्रॉयड भी हो सकते हैं। ये नए नए टर्म्स हम यूज कर रहे हैं, तो आगे हम देखेंगे कि एस्ट्रॉयड्स क्या होता है, मेटेरॉइड्स क्या होता है। बट आप फिलहाल के लिए समझिए कि जिनकी लाइट जलती और बुझती हुई नजर आती है, ट्विंकलिंग नजर आती है, वो स्टार है, और जो परमानेंट जलते हुए नजर आते हैं वो आपके प्लैनेट्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनके अलावा हमने क्या देख लिया है कि स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, ये हमने देख लिया। इसके अलावा आपको क्या नजर आ जाएगा कि हमारी पृथ्वी के बहुत नजदीक रात के स्काई में आपको क्या है, एक चांद भी नजर आता है जिसको मून कहा जाता है, ठीक है। और चांद की अगर बात करें तो आप जैसे कि जानते हैं, भारत ने अभी चंद्रयान 3 हमारा एक जो रॉकेट था, वो चंद्रयान 3 चांद पे लैंड करवाया है, मतलब उस चांद पे जो हमारा मून है वहां पर लैंड करवाया है। खैर, चांद जो होता है हमें नजर आता है। अब चांद में हमने क्या देखा है कि चांद कभी कभी हमें पूरा नजर आता है, बिल्कुल गोल सर्कुलर शेप में, उसको फुल मून या फिर पूर्णिमा कहा जाता है। कभी कभी हमें चांद जो है वो आधा नजर आता है, या फिर हाफ शेप में नजर आता है, कुछ इस शेप में नजर आता है, उसको क्रिसेंट मून भी कहा जाता है। और कभी कभी वो बिल्कुल भी नजर नहीं आता, मतलब चांद नजर ही नहीं आता हमें रात स्काई में, तो उसको क्या कहा जाता है? हिंदी में बात करें तो उसे अमावस्या कहा जाता है, और इंग्लिश में उसे न्यू मून कहा जाता है। तो ये चांद के अलग अलग फेजेस हैं। अब यहाँ पर ऐसा क्यों होता है ये समझने की जरूरत है। देखिए, चांद पृथ्वी, हमारी जो पृथ्वी है उसके अराउंड चारों तरफ चांद जो है वो घूमता है। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चांद जो है वो घूमता है, इस तरह से, इस शेप में घूमता है, ठीक है। यहाँ पर चांद है, वो पृथ्वी के चारों तरफ इस तरह से घूमता रहता है। अब चांद हमें नजर कब पूरा नजर आता है, कब आधा नजर आता है, कब वो बिल्कुल नजर भी नहीं आता, ये सब डिपेंड करता है कि उसके ऊपर सूरज की रोशनी कहाँ कितनी पड़ रही है। और यहाँ पर मान लीजिए, इस जगह पर हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर हमारा सूरज है, ठीक है। तो अगर तो सूरज की रोशनी चांद पे कंप्लीटली पड़ रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो चांद है वो पूरा हमें नजर आएगा क्योंकि सूरज की रोशनी उसे मिल रही है। अगर उसके ऊपर चांद के ऊपर अगर सूरज की रोशनी हाफ पड़ रही है तो वो आधा नजर आएगा, अगर बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है तो वो ब्लैक नजर आएगा। अब ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें चांद बिल्कुल ब्लैक नजर आएगा और हम उसे देख नहीं पाएंगे? तो वो सिचुएशन वो वाली होगी जब मान लीजिए चांद आपका पृथ्वी के पीछे छुपा हुआ है यहाँ पर। अब जितनी भी सूरज की लाइट आएगी वो यूं आ रही है, ठीक है, सूरज की लाइट यूं आ रही है, अब वो पृथ्वी पे टकरा रही है और यहाँ से आगे जा रही है। चांद पर तो वो पड़ ही नहीं रही क्योंकि चांद तो पृथ्वी के बैक साइड में है, तो चांद हमें नजर कैसे आएगा? उस पर तो लाइट ही नहीं पड़ रही, तो वो हमें नजर नहीं आता। तो ये वो वाला टाइम होता है जिसमें अमावस्या जिसे हम कहते हैं। और जब चांद यहाँ पर होगा तो हमें पूरा नजर आएगा क्योंकि उसके ऊपर पूरे पे सनलाइट पड़ रही है और वो गोल हमें नजर आएगा। तो इस तरह से जो चांद की फेसेस होते हैं वो अलग अलग हमें नजर आते हैं। अब हमने क्या देख लिया? हमने ये देख लिया
कि हमारे नाइट स्काई में तारे होते हैं जो ट्विंकल करते हैं, और जो ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं दे आर मे बी द प्लैनेट्स हो सकते हैं। और उसके अलावा हमें रात के स्काई में क्या नजर आता है, मून नजर आता है। ये हो गई रात की बात। अब अगर बात करें दिन की, तो दिन के टाइम पे हमें क्या नजर आता है, सूरज नजर आता है। सूरज बहुत बड़े साइज में है, और देखिए सूरज जो है वो एक स्टार है, ठीक है। जिस तरह से हमने बात की कि बहुत सारे दूसरे स्टार हैं जो रात के स्काई में नजर आते हैं, उसी तरह से सूरज जो है, हमारा सन जो है, वो भी एक स्टार है, लेकिन वो ट्विंकल नहीं करता है क्योंकि वो हमारे काफी नजदीक है, ठीक है। ये जो ट्विंकलिंग स्टार करते हैं इनको भी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों ट्विंकल करते हैं ये। लेकिन जो सन है हमारा, वो भी एक स्टार है और वो पृथ्वी के काफी ज्यादा नजदीक है, इसलिए हमें बड़ा भी नजर आता है, पहली चीज। और दूसरा, वो ट्विंकल करता हुआ भी नजर नहीं आता, कॉन्स्टेंटली उसकी जो सनलाइट है वो हमें नजर आती है। जो दूर है, ये जो हमारा स्टार है, सन है, जो उसकी हम बात कर रहे हैं, ये मीडियम साइज स्टार है। मतलब कि जितने रात के स्काई में हमें नजर आते हैं ना, कुछ स्टार तो सन से भी ज्यादा बड़े हैं, लेकिन हमें फिर भी सब छोटे नजर आते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर हैं। किसी भी चीज को अगर आप बहुत ज्यादा दूर से देखेंगे तो वो छोटी नजर आएगी, और जितना ज्यादा उसके नजदीक देखेंगे वो बड़ी नजर आएगी। तो पृथ्वी, अगर मान लीजिए पृथ्वी है, तो यहाँ पर हमारा सन है जो कि काफी बड़ा है, वो काफी नजदीक है। और यहाँ पर कई दूसरे सन भी है, लेकिन क्योंकि ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है हमारे से, तो ये हमें छोटे नजर आते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। हमारा जो सन हो गया, सन, मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनी जो कि नाइट स्काई में नजर आते हैं, उन सभी को अगर हमने एक शब्द से रिप्रेजेंट करना हो तो हम उसे सेलेस्टियल बॉडीज कह सकते हैं। हमारा मून हो गया, सन हो गया, या फिर दूसरे भी स्टार्स हो गए, कोई भी जो हमें नजर आते हैं, उनको हम एक शब्द से बता सकते हैं, जिनको सेलेस्टियल बॉडी या फिर खगोलीय पिंड भी कहा जाता है, अगर हम हिंदी में बात करें तो। और ये बने किस चीजों से हैं? ये बने हैं मेड अप ऑफ द गैसेस। अब कमाल की बात है, हमारी जो पृथ्वी है वो भी गैस से बनी है, जो सन है वो भी गैस से बना है, जो स्टार्स दूसरे हैं वो भी गैस से बने हैं। लेकिन अगर गैस से बने हैं तो किस तरह से हमारी जो पृथ्वी है वो सॉलिड है, हम यहाँ पे घर बना के रह रहे हैं, ये सब चीजें कैसे हो पा रही हैं, वो सब चीजें हम आने वाले अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। बट फिलहाल के लिए आप समझिए कि ये जो स्टार्स हैं, अगर मैं सन का एग्जांपल लेके चलूं, तो ये गैस से बना हुआ है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, इनके पास इनकी खुद की हीट और लाइट है, ठीक है, विच दे एमिट इन दी लार्ज अमाउंट। और यही लाइट को जो सूरज है हमें भेजता है हमारी तरफ, या फिर एमिट करता है हीट और लाइट को। दिस सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड दी स्टार्स, और इनको आप स्टार कह सकते हैं। जैसे सन का मैंने एग्जांपल है, तो सन को नाम दे रखा है हमने सन, बट वैसे आप उसे स्टार की कैटेगरी में रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है सन इज द स्टार। उसके अलावा बात करें, यू मे ऑल्सो नोटिस कि बहुत तरह के अलग अलग पैटर्न जो है हमें आसमान के अंदर नजर आते हैं। अब हमने क्या कहा कि अलग अलग बहुत सारे तारे तो नजर आ रहे हैं, लेकिन कई तारे जो होते हैं वो पैटर्न बनाते हैं। मान लीजिए कोई जो स्टार है वो कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहा हो, बहुत सारे अलग अलग तरह के पैटर्न हो, और इसमें इस तरह का कोई जो स्टार है ग्रुप बना रहा हो, बहुत सारे तारे मिलके कुछ इस तरह का पैटर्न बना रहे हो, तो ये आपको पैटर्न नजर आ जाएगा। तो ये जो पैटर्न होते हैं, तारों के ग्रुप जो मिलकर बनाते हैं, इनको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, इनको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। जैसे कि इनको अगर बात करें, हिंदी में नक्षत्र कह सकते हैं, और इंग्लिश में इन्हें कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंट की, तो अर्सा मेजर, जिसको बिग बियर कहा जाता है, एक वैसा ही कॉन्स्टिलेशन है जो हमें नाथ के स्काई में नजर आता है। वन ऑफ द मोस्ट इजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टिलेशन इज द सप्तऋषि। अब ये सप्तऋषि आपने देखा होगा, 7 तारों का ग्रुप है ये, और ये स्ट्रक्चर बनाता है। अगर मैं आपको पिक्चर में दिखाऊं तो देखिए कुछ इस तरह का आपका ये जो सप्तऋषि है आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर अगर देखेंगे तो ये 7 तारे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इस तरह का कॉन्स्टिलेशन, ये सप्तऋषि सबसे इजीली नजर आ जाएगा। अगर रात को क्लियर स्काई होगा, मतलब बादल नहीं होंगे, तो आप रात को अगर आसमान में देखेंगे तो आपको इस तरह का ये सप्तऋषि नजर आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पर्टिकुलर एक जगह से ही नजर आएगा, आप वर्ल्ड में कहीं पर भी हो आपको ये सप्तऋषि नजर आ जाएगा। तो यही जो आपका सप्तऋषि है, इसको मतलब तारों का ग्रुप बन गया, ये इन्होंने एक शेप बना दी, इसको कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है, नक्षत्र कहा जाता है। आगे अगर बात करें तो ये जो कॉन्स्टिलेशन है, इनका यूज किया जाता था पुराने जमाने के लोगों के द्वारा। इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में पुराने टाइम के लोगों को जाना है, वो इस तारों के कॉन्स्टिलेशन से डिसाइड करते थे। देखिए आज के टाइम में मोबाइल फोन है, आज के टाइम पे कंपास है, और इनसे लोकेशन का भेजी जा सकती है, पता की जा सकती है, मैप्स भी हैं, उनसे भी पता लग जाता है।
लेकिन पुराने टाइम में ऐतिहासिक तौर पर ये सब चीजें नहीं हुआ करती थी प्राचीन काल में। तो लोग अगर रात को ट्रेवल कर रहे हैं तो वो उन तारों की मदद से जाया करते थे। इन्हीं में से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो हमेशा डायरेक्शन बताता था, वो एक तारा है जिसका नाम है नॉर्थ स्टार, या फिर उसे पोल स्टार के नाम से भी कहा जाता है। ये आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर, नॉर्थ स्टार, या फिर इसको पोल स्टार भी कहा जाता है। अब देखिए ये जो नॉर्थ स्टार है, ये आप जहां पर खड़े होंगे, कहीं पर भी आप खड़े हैं और वहां से खड़े होके आपको ये नॉर्थ स्टार नजर आ रहा होगा। और ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये जो आपका सप्तऋषि होगा इसकी ये 2 स्टार लाइन में होंगे और इन्हीं की लाइन में आपका नॉर्थ स्टार होगा। तो जिस डायरेक्शन में ये नॉर्थ स्टार होगा उस डायरेक्शन में आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है। ये पुराने लोगों ने जो है उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि नॉर्थ स्टार जहां मैं खड़ा हूं, अगर वहां से मुझे नॉर्थ स्टार जो है इस डायरेक्शन में नजर आता है तो वहां पर आपकी नॉर्थ डायरेक्शन है। और अगर आपने उत्तरी दिशा पता कर ली तो आप साउथ की भी पता कर सकते हो, वेस्ट ईस्ट आपको अपने आप पता लग जाएगी, बस आपको एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए। तो ये जो नॉर्थ स्टार है इसको पोल स्टार के नाम से जाना जाता था और ये डायरेक्शन दिशाएं पता करने में भी हेल्पफुल हुआ करता था। अब जैसे हमने बात किया कि कुछ सेलेस्टियल बॉडी, हमने शब्द यूज किया ना कि जितनी भी रात को चीजें नजर आती हैं उनमें से कुछ सभी को हम अगर एक वर्ड का नाम दे तो सेलेस्टियल बॉडी कहा जाएगा। तो कुछ की सेलेस्टियल बॉडीज की खुद लाइट नहीं होती हैं और उनको जो लाइट मिलती है वो स्टार से मिलती है। तो ऐसी ही सेलेस्टियल बॉडीज को प्लैनेट कहा जाता है। प्लैनेट शब्द का जो अर्थ है या फिर ये वर्ड कहाँ से आता है, इसका नाम है प्लैनेटाई। प्लैनेटाई एक ग्रीक लैंग्वेज का ये शब्द है प्लैनेट, और इसका मतलब होता है वंडरर्स। ठीक है, घूमने वाले, उनको प्लैनेट कहा जाता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे अर्थ भी एक प्लैनेट है, वो भी तो घूमता है, रोटेशन करता है। तो ग्रीक लैंग्वेज से आया है प्लैनेटाई से, और जिसका मतलब है वंडरर्स। और ये प्लैनेट्स क्या है, इनकी खुद की लाइट नहीं होती, हीट और लाइट नहीं होती। जैसे हमारी अर्थ भी एक प्लैनेट है, जैसे कि हमारी अर्थ एक प्लैनेट है, उसके पास भी खुद की जो हीट है और लाइट वो नहीं है। और उसको कहाँ से मिल रही है, हमारा जो नियरेस्ट स्टार है, नियरेस्ट स्टार मतलब जो सन है, वहां से हमें हीट और लाइट मिलती है। रात के टाइम जब दिन के टाइम जब सूरज निकलता है तो दिन हुआ कैसे, कोई लाइट का स्विच तो है नहीं कि ऑन ऑफ कर दिया। सूरज की रोशनी अर्थ के एक साइड पे पड़ रही होती है जहां हमारा घर है या फिर देश है, तो वहां पर जो है दिन नजर आता है और उसके बैक साइड में रात होती है। आगे अगर बात करें, ये जो प्लैनेट्स है जैसे हमारा अर्थ है, इसी तरह के कई और प्लैनेट्स भी हैं। अब आप इस पिक्चर में देखें तो यहाँ पर आपको सन नजर आ जाएगा। सन के पास यहाँ पर एक छोटा सा प्लैनेट जो मरकरी है, देन वीनस, फिर अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसमें प्लूटो नहीं है क्योंकि प्लूटो को प्लैनेट्स की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। ऐसा नहीं है कि प्लूटो प्लैनेट नहीं है, प्लूटो एज एक बॉडी जरूर है अपने जहां पर वो घूमता है नेपच्यून से आगे, लेकिन उसको हम प्लैनेट कंसीडर नहीं करके चलते हैं, उसे हम ड्वार्फ प्लैनेट या फिर छोटा प्लैनेट मान के चलते हैं। देखिए फिलहाल के लिए ये सन है, तो सन के सबसे नजदीक आपका मरकरी है, उसके बाद वीनस है, फिर अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है। यहाँ पर बीच में आपको एक और चीज नजर आ रही होगी जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट भी कहा जाता है। ये नजर आती है आपको किसके बीच में, मार्स और जुपिटर दोनों प्लैनेट के बीच में ये बेल्ट नजर आती है। ये बेल्ट एक्चुअली में है कि इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे से, छोटे तो नहीं बट प्लैनेट के हिसाब से, ग्रहों के हिसाब से छोटे छोटे बहुत सारे पत्थर नजर आएंगे और वो सारे इकट्ठे हैं यहाँ पर। ये बेल्ट पूरी उन्हीं की वजह से बनती है और इस सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं जिस तरह से प्लैनेट घूमते हैं। खैर आगे हम बात करते हैं, ये प्लैनेट जैसे कि आपने देख लिए, तो यही सब मिलके आपका सोलर सिस्टम बनाते हैं। देखिए ये सन हो गया और सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट सब घूम रही हैं, ये सब सोलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सेंटर में एक स्टार है, और सेंटर में एक स्टार मतलब हमारा जो सन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो हमारा सन सेंटर में है और उसके चारों तरफ जो दूसरे प्लैनेट्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम को सोलर सिस्टम कहा जाएगा। तो हमारा जो चैप्टर था स्टार्टिंग, वहां पे हमने समझ लिया अर्थ की, हमने बात कर ली प्लैनेट की, और सोलर सिस्टम हमने समझा क्या है। तो हमारा जो अर्थ है, यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा ये अर्थ, ये इस सोलर सिस्टम का हिस्सा है। जो सन के चारों तरफ दूसरे प्लैनेट घूम रहे हैं उन्हीं में से एक हमारी अर्थ है, तो ये सोलर सिस्टम का हिस्सा है, इसलिए यहाँ पे चैप्टर का नाम है अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ओके, अब सोलर सिस्टम के अंदर और क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं, तो सोलर सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ द सन, 8 प्लैनेट जो मैंने आपको बताया, सैटेलाइट्स है बहुत सारी, और अदर सेलेस्टियल बॉडीज हैं। सैटेलाइट्स का मतलब जैसे हमारा खुद का एक सैटेलाइट है, ठीक है, जिसको हम चांद बोलते हैं। चांद अर्थ की सैटेलाइट है, हिंदी में इसको उपग्रह कहा जाता है।
और ऐसे ही और जो प्लैनेट हैं उनकी भी सैटेलाइट्स हैं। बट यहाँ पे एक अमेजिंग बात यह है कि हमारे प्लैनेट की तो एक ही सैटेलाइट है, कई प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनकी 60-60, 70-70 सैटेलाइट्स भी हैं। तो इस कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे रात को एक चांद नजर आता है, अगर आप उस प्लेनेट पे जाएं तो वहां पर आपको 60 से 70 प्लैनेट्स जो चांद है वो नजर आएंगे रात के स्काई में, बहुत सारे चांद होंगे। तो इस तरह से बहुत सारी सैटेलाइट्स भी होती हैं। हमारी प्लेनेट की एक है, लेकिन औरों की जो है कुछ प्लैनेट्स की काफी ज्यादा है, 30, 40, 60 इतनी सैटेलाइट्स भी हैं। ठीक है, और यही सब चीजें मिलकर कौन कौन सी चीजें, सन, 8 प्लैनेट, सैटेलाइट, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, एस्ट्रॉइड्स, एस्ट्रॉइड जो मैंने आपको बताया ये वाली एस्ट्रॉइड बेल्ट, ये जो बीच में नजर आ रही है ये, और मेटेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स भी हम आपको बताएंगे क्या होता है। ये सब चीजें मिलके एक सोलर सिस्टम बनाती हैं। ठीक है, वी ऑफन कॉल इट अ सोलर फैमिली विद द सन एज इट हेड, क्योंकि सन सेंटर में है, उसी की तरफ तो चारों तरफ जो सारी चीजें घूम रही हैं, इसलिए उसको हेड कहा जाता है इस सोलर फैमिली का। ओके, अब सन की अगर बात करें, सन इज इन द सेंटर ऑफ अवर सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के सेंटर में है। इट इज मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो गैसेस, इनकी वजह से सन के अंदर इतनी एनर्जी पैदा होती है, हीट पैदा होती है, उससे बना हुआ है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड द सोलर सिस्टम। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है ये कि ऐसा क्या है कि ये चारों तरफ जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सारे सन की अराउंड ही क्यों घूम रहे हैं और किसी डायरेक्शन में क्यों नहीं जा रहे हैं, ये सवाल उठना बिल्कुल बनता है। तो देखिए, सन जहां पर है, यहाँ पर सन प्रेजेंट है, सन जहां पर जिस जगह पर है वहां से सन क्या है, सन से एक फोर्स निकलती है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और हिंदी में गुरुत्वाकर्षण बल। ये बल क्या करता है या फिर फोर्स क्या करती है, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं चारों तरफ, उन सभी प्लैनेट्स को सन के साथ बांध के रखती हैं, और सन के चारों तरफ ये प्लैनेट्स जो घूमना है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है सन की वो इन प्लैनेट्स को दूर नहीं जाने देती, और चारों तरफ जो है ये प्लैनेट उसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये प्लैनेट जितने भी हैं, ये 8 के 8 प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। तो ये सन से एक ग्रेविटेशनल फोर्स निकलती है जो कि इन सभी प्लैनेट्स को बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट इन द सोलर सिस्टम, बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय us because of the despite being the nearest star। अब देखिए, सन जो है हमारे सबसे नजदीक है और सन के अंदर बहुत ज्यादा हीट है वो हमें देखने को मिलती है, लेकिन सबसे नजदीक होने के बावजूद भी जो है सन से हमें बहुत ज्यादा गर्मी तो नहीं मिलती। आप यूं मान के चलिए कि जिस टाइम पे गर्मियों का टाइम पीरियड आता है, समर्स आती हैं, उस टाइम पे हमें हीट मिलती है, और हमें कितनी हीट मिलती है, गर्मी कितनी लगती है, हम कह दें कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें 40 से लेके 50 डिग्री सेल्सियस तक जो हमें टेम्परेचर है वो फील होता है गर्मियों में। और कुछ जगहें राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 55 डिग्री सेल्सियस से अराउंड भी टेम्परेचर चला जाता है, लेकिन इस टेम्परेचर में भी हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। लेकिन क्या लगता है कि सन के अंदर कितना टेम्परेचर होगा? तो अगर सन की मैं बात करूं तो सन हमारे सबसे नजदीक स्टार है, और सन का जो टेम्परेचर है वो आप मान के चलिए कि 14 मिलियन, लगभग 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो सन का है। 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सन का है। ठीक है, तो ये 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है, हम तो सिर्फ 40 से 50 डिग्री सेल्सियस ही सहन कर सकते हैं। तो सन हमारे इतनी नजदीक है, हमने कहा कि सबसे नजदीक जो है वो स्टार हमारे सन ही है, बाकी तो सारे बहुत दूर दूर है, क्योंकि तभी वो हमें छोटे छोटे नजर आते हैं, और सन काफी बड़ा नजर आता है, इसका मतलब कि वो हमारे नजदीक है। तो नजदीक होने के बावजूद भी जो सन है उसकी ये 14 मिलियन डिग्री सेल्सियस वाला टेम्परेचर हमें फील क्यों नहीं होता? क्योंकि सन हमारे नजदीक तो है, सबसे नियरेस्ट स्टार तो है, लेकिन नियरेस्ट होने के बावजूद भी उसका डिस्टेंस काफी है। मतलब कि अगर मान लो 10 लोग आपके सामने खड़े कर दिए जाएं, तो उसमें से आप कहोगे कि जो सबसे ए नंबर, जो सभी को नाम दे दिया जाए कि ए है जो, वो मेरे सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक तो है, वो बात तो ठीक है, लेकिन हो सकता है सबसे नजदीक वाला जो आदमी है वही आपसे 50 किलोमीटर दूर हो, और जो उससे अगला बी है वो आपसे 60 किलोमीटर दूर हो, और सी जो है वो 70 हो। तो हम यूं तो कहेंगे कि जो ए है वो हमारे सबसे नजदीक है, उसी तरह से सन हमारे सबसे नजदीक है। लेकिन फिर भी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि लाइट जो है 8 मिनट का टाइम लेती है। वो क्यों लेती है? क्योंकि जो सन से अर्थ का डिस्टेंस है वो कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। मतलब कि यहां से लेके यहां तक, अर्थ तक का जो डिस्टेंस है वो 150 किलोमीटर
मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो आप सोचिए इतना सा डिस्टेंस जो हमें पिक्चर में नजर आ जाए 150 मिलियन का है, तो ये जो लास्ट वाला नेपच्यून होगा यहाँ तक डिस्टेंस कितना होगा। और एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, ये हम चीजें आगे धीरे धीरे सब पढ़ेंगे कि कितना डिस्टेंस है किस प्लेनेट का, लेकिन अभी आपके लिए सिर्फ इतना जानना जरूरी है कि अर्थ और सन के बीच में 150 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस वजह से जो हमें सन की हीट है वो बहुत ज्यादा नहीं मिलती है पर बहुत ज्यादा नहीं मिलती है, ठीक है। और ये 150 मिलियन किलोमीटर को ट्रेवल करने में ही जो लाइट है उसे 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लग जाता है। इसलिए जो डिस्टेंस है ज्यादा है, इस वजह से सनलाइट को इतना टाइम लगता है यहाँ तक पहुंचने में। आगे अगर बात करें प्लैनेट्स, जैसे कि हमने आपको बताया सारे प्लैनेट्स आपके 8 प्लैनेट है और उनका जो डिस्टेंस है अगर हम बात करें तो मैंने बताया था मरकरी पहला, वीनस दूसरा, अर्थ तीसरा है, चौथा मार्स है, पांचवा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। 7 और 8 प्लैनेट हैं। इसको याद करने का एक ट्रिक भी है, अगर आप इनको सीरियल वाइज या फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली याद करना चाहें तो एक बहुत ही फेमस ट्रिक है जिसके अंदर है कि आप इस तरह से याद रख सकते हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है ये उस टाइम की है जिस टाइम पे प्लूटो भी प्लैनेट हुआ करता था, लेकिन अभी भी एप्लीकेबल होगी। किस तरह से, इन सभी का फर्स्ट वर्ड माई से मरकरी, वेरी से वीनस हो जाएगा, एजुकेटेड से आपका अर्थ हो जाएगा और उसके बाद मदर से मार्स हो जाएगा, जस्ट से जुपिटर हो जाएगा, शो से सैटर्न हो जाएगा, सैटर्न है, अस से यूरेनस हो जाएगा और 9 से नेपच्यून हो जाएगा, ठीक है। अब प्लैनेट जो वो था वो प्लूटो के लिए था, लेकिन आप इसे हटा सकते हैं। तो ये आपके 8 के 8 प्लैनेट आप इस तरह से याद रख सकते हैं, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस 9 प्लैनेट। तो इस तरह से आप इनको जो डिस्टेंस वाइज है वो भी आप याद रख सकते हैं। आगे बात करें तो ये जो 8 प्लैनेट हैं ये सब क्या है, एक एलंगेटेड पाथ पर रिवॉल्व करते हैं। एलंगेटेड पाथ का मतलब क्या है, ये मान लीजिए सेंटर में सन है, ठीक है, इसके अराउंड जो प्लैनेट है वो इसी गोल डायरेक्शन में मूव नहीं करते हैं, ठीक है, गोल डायरेक्शन में मूव नहीं करते। उनका जो पाथ है कुछ इस तरह से नजर आएगा आपको, इस तरह से पाथ है। सभी जो प्लैनेट्स हमें नजर आते हैं बिल्कुल सर्कुलर नहीं है, ठीक है। तो ये पाथ फॉलो करते हैं ये प्लैनेट्स आपका, और जो प्लैनेट्स जितना नजदीक है उसको उतना कम टाइम लगेगा एक चक्कर काटने में, और जो जितना ज़्यादा दूर है उसको उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है आपका मरकरी, उसको 88 दिन लगते हैं, 88 डेज लगते हैं एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। और जो हमारी अर्थ है क्योंकि वो तीसरे नंबर पे आती है तो उसको एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 दिन लगते हैं। इसी हिसाब से जो है आगे डिस्टेंस इंक्रीज होता रहता है या फिर टाइम पीरियड बढ़ता रहता है। आगे अगर बात करें अर्थ के बारे में तो जो हमारी अर्थ है वो 3rd प्लैनेट है डिस्टेंस के मामले में। अगर बात करें सन से, साइज के मामले में बात करें तो वो 5वां प्लैनेट है। देखिए ध्यान दीजिएगा, 5वां प्लैनेट है साइज के मामले में, मतलब इससे पहले भी और बड़े बड़े प्लैनेट नजर आते हैं। सबसे बड़ा जो प्लैनेट है उसका नाम है जुपिटर, ठीक है, वो सबसे बड़ा प्लैनेट हमें नजर आता है। और अर्थ की खास बात क्या है कि ये अपने जो पोल वाला एरिया है ना वहां से फ्लैट है। मतलब अर्थ आपने सुना होगा कि अर्थ गोल है, इस तरह से सुना होगा, लेकिन अगर एक परफेक्ट शब्द यूज किया जाए अर्थ के लिए तो वो है जियोइड। ये अर्थ की शेप अगर आपसे कोई पूछे कि कैसी है तो वो जियोइड शेप है, जिसका मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। मतलब इस तरह की स्ट्रक्चर आपको और कोई नजर नहीं आएगा, अर्थ नजर आएगी तो उसको जियोइड कहा जाता है। अब देखिए ये शेप कैसी है। आप लोग सोचते हैं कि अर्थ की शेप ये वाली है, बिल्कुल सर्कुलर शेप, ऐसा नहीं है। अर्थ की शेप इस तरह से है, इसको जियोइड बोला जाता है। और ये जो पोल वाला हिस्सा है यहाँ से और यहाँ से लगभग यहाँ से बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट है। और यहाँ पे जो बाकी अर्थ का हिस्सा है वो इस तरह से आपको नजर आएगा। इसी शेप को जियोइड शेप कहा जाता है। आगे अगर बात करें द अर्थ इज द 3rd नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, जैसे कि हमने बात किया। 5th लार्जेस्ट साइज की अगर हम बात करें, पोल्स पे फ्लैटेड है और इसको जियोइड शेप कहा जाता है। इसके अलावा जो हमारा मून है, जैसे कि हम अब अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं, मून के बारे में अगर बात करें तो मून का जो रोटेशन का पाथ है, देखिए रोटेशन और रेवोल्यूशन 2 चीजें होती हैं। अगर एक जगह पे खड़ा होकर कोई इंसान यूं गोल गोल घूम रहा है तो वो रोटेशन है।
अगर वो इंसान गोल गोल घूम तो रहा है एक जगह पे खड़ा होके, लेकिन साथ में उसने किसी और चीज के अराउंड भी घूमना स्टार्ट कर दिया, तो उसको रेवोल्यूशन कहा जाएगा। मान लीजिए कोई इंसान यहाँ पे खड़ा है और इसी जगह पे खड़ा होकर गोल गोल घूमता रहे, तो वो रोटेशन है। और एक ऑब्जेक्ट है उसके अराउंड अगर आप घूम रहे हो तो दैट इज नोन एज द रेवोल्यूशन। तो हमारी अर्थ और जो दूसरे प्लेनेट है सारे, वो रोटेशन भी करते हैं, रेवोल्यूशन भी करते हैं, एक साथ करते हैं। रोटेशन और रेवोल्यूशन मतलब एक जगह पे खड़े होके, मतलब खुद का घूमना वो रोटेशन हो गया, और किसी चीज के अराउंड घूमते रहना वो रेवोल्यूशन हो गया। तो ये दोनों प्रोसेस जो है वो इकट्ठे करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, आपका अर्थ का रोटेशन और रेवोल्यूशन का पीरियड बोलते हैं। अर्थ को जो रोटेशन में टाइम लगता है ना, वो लगता है 24 आवर्स, लगभग 24 घंटे का टाइम पीरियड लगता है। और अगर बात करें जो सन के अराउंड घूमने का, तो वो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड कितना है, 365 डेज। जो 365 दिन है वो रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड है। और अगर मैं बात करूं मून के बारे में, तो यहाँ पे हम मून की बात कर रहे थे कि मून को कितना टाइम लगता है। तो मून का जो टाइम पीरियड है, और वो किसके अराउंड घूमेगा, अर्थ के अराउंड, तो उसको कितना टाइम पीरियड लगेगा, 27 दिन का टाइम पीरियड लगता है, 27 डेज, रेवोल्यूशन का भी और रोटेशन का भी। तो इसका जो रोटेशन का पीरियड है, रेवोल्यूशन का पीरियड है, दोनों सेम है। इस तरह से जो है मून आपका घूमता है। ये हमारे सेंटर में अर्थ नजर आ जाएगी, तो अर्थ के चारों तरफ जो है मून आपका घूमता है। अब देखिए मून के रोटेशन में एक खास बात क्या है कि मून का रोटेशन का टाइम पीरियड और रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड दोनों 27 दिन है। तो इस वजह से होता क्या है, एक ऐसा सिस्टम बनता है अर्थ और मून के बीच में कि मून की हमेशा एक साइड ही हमारी तरफ रहती है। हमें मून की हमेशा एक साइड ही नजर आती है, उसके बैक वाला हिस्सा कभी नजर नहीं आता, क्योंकि इसका रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों टाइम पीरियड सेम है। तो हमें हमेशा जो मून है उसकी एक साइड ही नजर आती है। और ये जो मून का रोटेशन रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड बराबर हो गया ना 27 दिन, उसको सिंक्रोनस रोटेशन कहा जाता है। सिंक्रोनस रोटेशन का मतलब जब आपका रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड भी उतने ही टाइम का हो और रोटेशन का टाइम पीरियड भी उतने ही टाइम का हो। आगे अगर बात करें एस्ट्रॉइड्स के बारे में, तो एस्ट्रॉइड्स क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको इस इमेज में दिखाया था, ये वाला जो बीच का है इसको एस्ट्रॉइड बेल्ट कहा जाता है। और एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो एस्ट्रॉइड बेल्ट आपको कैसी नजर आएगी, ये इस तरह की नजर आएगी। यहाँ पर जुपिटर है, जुपिटर और जो आपका मार्स है उसके बीच में ये आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ये इस तरह से घूमती रहती है। और यही एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है ये बनी किस चीज़ की, या पत्थरों की बनी है। आप यूं कह लीजिए कि जो प्लैनेट्स है ना, जो हमारे जितने प्लैनेट्स हैं उन्हीं से मान के चलिए कि कुछ कुछ हिस्से टूटे हुए हैं पहले के टाइम के, और वही जो पत्थर हैं आपके एज ए एस्ट्रॉइड बेल्ट हमें नजर आते हैं। और ये किसके बीच है, ये इंपॉर्टेंट याद रखने की वाली चीज है, मार्स और जुपिटर के बीच में। आगे अगर हम देखें मेटेरॉइड्स, मैंने आपको कहा था कि हम मेटेरॉइड समझेंगे क्या होता है। देखिए यही जो आपके एस्ट्रॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट है, इन्हीं में से मान लीजिए जो ये रेड ग्रीन कलर में नजर आ रहे हैं ये पत्थर ही हैं। अगर मान लीजिए इन्हीं में से कुछ पत्थर जो है यहाँ से अलग होके हमारा जो अर्थ है, अर्थ भी यहाँ पर घूम रही है, अर्थ वीनस मार्स के साथ, तो अर्थ के अंदर आ जाते हैं, अर्थ के एटमोसफेयर में आते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये पत्थर जो है अर्थ के अंदर आने की कोशिश करते हैं। और क्योंकि अर्थ की जो टेम्परेचर है ना, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है उसमें टेम्परेचर कुछ लेयर्स में 200 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर है। तो जब ये उस लेयर में एंटर करते हैं, बड़ी तेजी से अंदर गिर रहे होते हैं, तो इनमें आग लग जाती है। ये इस तरह से आग के फायर बॉल जो है हमें नजर आता है। और यही जब अंदर आते हैं तो अगर हम रात को स्काई में देखेंगे तो हम इन्हीं को शूटिंग स्टार जो है वो कहते हैं। यही हमें एज ए टूटते हुए तारे नजर आते हैं। तो ये अंदर आते हैं अर्थ के, अगर तो ये छोटे साइज के हैं तो ये जल के खत्म हो जाते हैं आसमान में ही, अगर बड़े साइज के हैं तो जलते जलते थोड़ा बहुत जो हिस्सा है इनका वो जमीन तक भी पहुंच पाता है। तो इन्हीं को आपका मेटेरॉइड्स जो है वो कहा जाता है। और ये आपको जलते हुए अर्थ की तरफ जो जमीन है वहां पर गिरते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ चीजें थी, हमने क्या समझा, हमने अर्थ के बारे में समझा, सोलर सिस्टम समझा, चांद के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ली, और थोड़ा सा सूरज के बारे में, और एस्ट्रॉयड, प्लैनेट्स और मेटेओर के बारे में। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन हैं, इनके आंसर जो है वो आप कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये जो हमने आज पढ़ा है उसी में से ये क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। द प्लैनेट विच इज नोन एज द अर्थ ट्विन, देखिए ये मैंने आपको बताया नहीं है। देखिए जितने भी हमारे प्लैनेट्स हैं ना, उनमें से जो वीनस है उसको अर्थ की ट्विन कहा जाता है। ट्विन इसलिए क्योंकि साइज के मामले में देख लिया जाए तो वो भी अर्थ के लगभग बराबर ही पड़ता है। उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो भी अर्थ के बराबर ही नजर आता है। एग्जैक्टली सेम नहीं है बट हाँ लगभग बराबर है। तो इस वजह से जो वीनस है उसको अर्थ की ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है।
ठीक है। उसके अलावा बात करें, ये क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ सर्कुलर पाथ, रेक्टेंगुलर पाथ, एलंगेटेड पाथ। ये ऑप्शन है, आप इसका बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्या राइट आंसर है। उसके अलावा बात करें, द पोल स्टार इंडिकेट्स, जो मैंने आपको पोल स्टार बताया था कि वो कौन सी डायरेक्शन बताता है, क्या वो साउथ बताता है, नॉर्थ बताता है, ईस्ट बताता है। या फिर उसके अलावा बात करें एस्ट्रॉयड्स के बारे में, एस्ट्रॉयड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, एस्ट्रॉयड कौन से दो प्लैनेट्स की ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं, सैटर्न और जुपिटर, मार्स और जुपिटर, अर्थ एंड मार्स। तो ये काफी इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आप इनका आंसर जो है वो करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनके आंसर भी आपको बताएंगे अगर आपको नहीं पता है। आगे अगर बात करें, गोयला क्लासेस की तरफ से एक एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स जो है वो स्टार्ट किया गया है। जी 2024 में जो आपका यूपीएससी का एग्जाम होगा उसके लिए स्टार्ट किया गया है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब यही होता है कि बेसिक से आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। कुछ देखिए बच्चे ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी, स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें आती होंगी, तो आप वो सब चीज़ें स्किप कर सकते हैं जो आपको पता है। लेकिन हम चाहते ये हैं कि वो लोग या फिर वो बच्चे या फिर वो कैंडिडेट जिनको इन सब चीज़ों से जो फैमिलियर नहीं है, हम उनको भी साथ लेके चलें। तो इसलिए हम बड़ी बेसिक से चीज़ें आपको समझा रहे हैं। सो ये कोर्स आप ऑप्ट कर सकते हैं। सिर्फ 2999 में आपको कोर्स मिल जाएगा। 2999 के अंदर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी जो है वो करवाई जाएगी 6 से लेकर 12 तक, और साथ में आपको जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके थ्रू पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आपको समझ आया है किस तरह से हम चीज़ों को और बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।